गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको प्राथमिक व द्वितीयक सेल से संबंधित सेल के बारे में बताएंगे। जैसा कि आपको पता है कि जो प्राथमिक सेल होते हैं उनमें यदि हम उसकी बात करें तो इसे हम आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा सकते हैं, लेकिन अगर हम द्वितीयक सेल की बात करें तो ये वजन में भी काफ़ी भारी होते हैं और इसे हम यदि एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाएँ तो उसमें हमें दिक्कत आती है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वो प्राथमिक सेल है इसका उपयोग खिलौनों में भी होता है, घड़ी में भी इसका उपयोग होता है। तो जैसा कि हम इसके पहले प्राथमिक सेल की चर्चा कर चुके हैं, अब इसमें एक और प्राथमिक सेल है जिसका नाम है मरकरी सेल। तो मरकरी सेल के बारे में आपको बताएंगे। मरकरी सेल, और चूंकि हम सेल के बारे में बात कर रहे हैं तो सेल में दो प्रकार की क्रियाएं होती हैं। जैसा कि आपको ज्ञात है कि सेल यदि हम बात करें तो जो सेल होता है इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और अपचयन की क्रिया होती है। ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों ही क्रियाएं होती हैं, और जो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है वो हमेशा एनोड में होती है और अपचयन की क्रिया हमेशा कैथोड में होती है। तो इस आधार पर यदि हम देखें, और यहाँ जो मरकरी सेल है इसके रूप में यदि हम देखें तो ये इसमें ईंधन के रूप में, यहाँ यदि हम ईंधन की बात करें तो ईंधन KOH के रूप में मौजूद होता है, जिसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ईंधन के रूप में मौजूद है। तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, क्योंकि ये एक विद्युत अपघट्य है और इसका यदि वियोजन हो तो ये 100% या 100% वियोजन होता है, जिसके फलस्वरूप हमें K+ आयन और OH आयन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पर हम देखें कि यदि हम ईंधन ले रहे हैं यहाँ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, या इसे हम विद्युत अपघट्य कह सकते हैं। तो ये एक विद्युत अपघट्य है और इसका वियोजन होता है, और वियोजन होने से हमें हाइड्रोक्सिल आयनों की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार से हम यदि देखें तो यहाँ पर जो दो अभिक्रियाएं एनोड और कैथोड में हो रही है, तो उसे यदि हम बताएं तो इस प्रकार हम बता सकते हैं, क्योंकि एनोड पर जिंक इलेक्ट्रोड लिया जाता है। क्योंकि आपको पता है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसका ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड लिया है और इसका ऑक्सीकरण होना है, तो जिंक इलेक्ट्रोड ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के द्वारा मुक्त किए गए जो OH आयन है इसके साथ क्रिया कर लेगा। तो यहाँ पर देखिए OH आयन के साथ ये क्रिया करेगा, तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर ऑक्साइड बनता है, और ये जो ऑक्साइड है जिंक ऑक्साइड है। जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है। चूंकि यहाँ पर हमने 2 हाइड्रोक्साइड आयन लिया है, तो 2 हाइड्रोक्साइड आयन जब इसके साथ क्रिया करेंगे तो इसके फलस्वरूप यहाँ पर आप देखिए जिंक ऑक्साइड प्लस H2O का निर्माण होता है, और H2O का निर्माण के साथ साथ इसमें 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। क्योंकि आपको पता है कि जो जिंक इलेक्ट्रोड है इसके बाह्यतम कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन है, और एनोड में ऑक्सीकरण की क्रिया होती है। यहाँ आप बता सकते हैं ऑक्सीकरण, तो यहाँ ऑक्सीकरण की क्रिया होगी एनोड में, जिसके फलस्वरूप जिंक के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। जब 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त कर रहे हैं और इसके फलस्वरूप जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, और ऑक्सीकरण से जिंक ऑक्साइड बनेगा। ठीक इसी तरह आप देखिए यहाँ पर जो दूसरा सेल का जो दूसरा अर्ध सेल अभिक्रिया हो रही है, और इस दूसरे अर्ध सेल अभिक्रिया को हम जो भाग देते हैं उसे हम कहते हैं कैथोड। तो कैथोड, चूंकि आप देखिए जो एनोड है इसमें ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, तो कैथोड में जो दूसरी अर्ध सेल अभिक्रिया होगी उसमें अपचयन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर आप देखिए अपचयन की क्रिया होगी, और अपचयन की क्रिया के फलस्वरूप यहाँ पर अपचयन के रूप में हम यहाँ ले रहे हैं मरकरी ऑक्साइड HgO। तो मरकरी ऑक्साइड यहाँ पर जो H2O है, यहाँ पर जो H2O मुक्त हुआ है इस H2O के साथ क्रिया करेगा, और जो जिंक के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त किए गए हैं उसके साथ क्रिया करेगा H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन। तो इसके फलस्वरूप आप देखिए जिंक के द्वारा 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं और उसके द्वारा जल का भी निर्माण हुआ है या पानी का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार से आप देखिए जो मरकरी ऑक्साइड है इसके द्वारा मुक्त किए गए इलेक्ट्रॉन और पानी के साथ क्रिया करेगा, और क्रिया करके ये बना लेगा Hg, इसका अपचयन हो जाएगा, और ये मरकरी ऑक्साइड से किसमें बदल रहा है, मरकरी में बदल रहा है। और इस तरह से आप देखिए यहाँ पर जो H2O है, यहाँ H2O और ये एक ऑक्सीजन, ये क्रिया करके हाइड्रोक्साइड आयन बनाएंगे प्लस OH माइनस आयन।
तो इस प्रकार से आप देखिए कि यहाँ जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है इस एक अर्ध सेल अभिक्रिया में, जिसे हम एनोड कहते हैं, और इस एनोड में ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। और जो मरकरी ऑक्साइड है इसका अपचयन हो रहा है। तो अपचयन में जिंक के द्वारा जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिए जा रहे हैं, ये जो त्यागे गए जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं ये मरकरी ऑक्साइड के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप इसका अपचयन होगा और यहाँ पर इसकी संयोजकता घट जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए मरकरी ऑक्साइड से मरकरी का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर 2 अर्ध सेल अभिक्रिया है और 2 अर्ध सेल अभिक्रिया के द्वारा एक पूर्ण सेल अभिक्रिया होगी। और ये जो पूर्ण सेल अभिक्रिया है इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, पूर्ण सेल अभिक्रिया को हम इस प्रकार लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो डबल चीज़ें दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ पर, एक तो यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड आयन है और ये 2 हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पर 2 हाइड्रोक्साइड आयन के साथ यहाँ पर आप देखिए 2 हाइड्रोक्साइड आयन है प्लस, तो ये कट जाएगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन भी कट जाएगा यहाँ से और ये H2O भी कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या चीज़ें बच रही है, एक तो जिंक बच रहा है, यहाँ पर आप बता सकते हैं जिंक धातु प्लस मरकरी ऑक्साइड HgO एरो। यहाँ पर और क्या चीज़ें बच रही है, एक तो जिंक ऑक्साइड यहाँ बच रहा है और मरकरी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे जिंक ऑक्साइड प्लस मरकरी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो मरकरी सेल है एक प्राथमिक सेल है, मरकरी सेल एक प्राथमिक सेल है और प्राथमिक सेल की जो क्रिया होती है वो किस प्रकार की होती है, अनुत्क्रमणी प्रकार की होती है कि एक बार ईंधन खत्म हो जाए तो उसके बाद दोबारा उसको हम आवेशित नहीं कर सकते। तो जब हम इसे दोबारा आवेशित नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया होगी कि जैसे हम यहाँ पर ऑक्सीकरण की क्रिया बता रहे हैं और अपचयन की क्रिया के द्वारा जो पूर्ण अभिक्रिया निर्मित हो रही है, जिसमें जिंक का मरकरी ऑक्साइड के द्वारा अब जिंक का ऑक्सीकरण होगा, मरकरी ऑक्साइड का अपचयन होगा, जिसके फलस्वरूप हमें जिंक ऑक्साइड और मरकरी मिल जाएगी। तो जैसे ही ये दोनों ही क्रियाएं हो जाती हैं, दोनों अर्ध सेल अभिक्रिया, और इसका ईंधन खत्म हो जाता है तो ये अभिक्रिया समाप्त हो जाती है और समाप्त होने के बाद इसे हम पुनः चार्ज या आवेशित नहीं कर सकते। इसलिए इस अभिक्रिया को या इस सेल को हम कहते हैं प्राथमिक सेल, जिसे हम पुनः आवेशित नहीं कर सकते। जिस प्रकार से बहुत सारी ऐसी पेनें होती हैं जिसको हम एक बार यूज़ करने के बाद दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, ठीक इसी तरह ये सेल भी होते हैं जिसे एक बार यूज़ करने के बाद या उपयोग करने के बाद उसे आप दोबारा उपयोग नहीं कर सकते। तो इस आधार पर यदि हम देखें तो इसमें जो दक्षता होती है, इसमें जैसे दक्षता के लिए हम ये देखते हैं कि यह कितने वोल्ट की कैपेसिटी रखता है या कितने वोल्ट यह दक्षता अपना सकता है। तो इस आधार पर देखें तो इसका जो मान है वो 1.3 वोल्ट होता है। तो 1.3 वोल्ट, या हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दक्षता है इसका मान, इस दक्षता का मान 1.3 वोल्ट के रूप में मौजूद है। और ये एक प्राथमिक सेल है और इसका उपयोग, यदि हम इसके उपयोग की बात करें तो इसका उपयोग होता है खिलौने में। और आपने देखा होगा कि जो श्रवण यंत्र होते हैं जिसको बहरेपन की शिकायत होती है, उनको इस प्रकार का सेल लगाया जाता है कान में ताकि बहरेपन से निजात मिल सके। तो इस प्रकार से श्रवण यंत्र में भी इस मरकरी सेल का उपयोग किया जाता है, श्रवण यंत्र। तो श्रवण यंत्र में इसका उपयोग होता है। तो खिलौनों में, घड़ियों में और घड़ियों में इसका उपयोग आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं कि जो मरकरी सेल है वो महत्वपूर्ण सेल है जिसमें 2 सेल अभिक्रिया हो रही है, लेकिन ये जो अभिक्रिया है ये एक प्राथमिक सेल के समान कार्य कर रहा है जिसमें ऑक्सीकरण भी है, अपचयन भी क्रिया हो रही है, जिसके फलस्वरूप यह सेल कार्य करता है। और जैसे ही इसकी दक्षता के बारे में देखें तो यह काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक 1.3 वोल्ट की दक्षता के रूप में ये कार्य करता है। और उपयोग जो है खिलौने और श्रवण यंत्रों में इसका उपयोग होता है। नेक्स्ट है दूसरा सेल है। अब यहाँ पर देखिए कि जैसे हमने प्राथमिक सेल की बात की है, ठीक इसी तरह द्वितीयक सेल भी होता है। तो द्वितीयक सेल में आपने देखा होगा कि यदि हम
क्योंकि अभिक्रिया हमको पता है कि दो प्रकार की होती है। एक अभिक्रिया होती है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरी अभिक्रिया है उत्क्रमणीय अभिक्रिया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि एक अभिक्रिया चल रही है, मान लीजिए A एक अभिकारक है और ये क्रिया करके B का निर्माण कर रहा है, और दूसरी अभिक्रिया है जिसमें A क्रिया करके B का निर्माण कर रहा है और B क्रिया करके पुनः A का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, यदि हम प्राथमिक सेल की बात करते हैं तो यह प्राथमिक सेल के समान व्यवहार करेगा, लेकिन अगर हम यहाँ पर द्वितीयक सेल की बात कर रहे हैं तो द्वितीयक सेल में आप देखेंगे कि यहाँ पर ये उत्क्रमणीय व्यवहार करेगा, जिसमें A अभिकारक क्रिया करके B का निर्माण करेगा और B क्रियाफल पुनः अभिकारक का निर्माण कर देता है। तो इस प्रकार से जो दूसरा सेल है, ये दूसरा सेल जिसको हम कहते हैं निकिल कैडमियम संग्राहक सेल। तो ये जो सेल है ये एक द्वितीयक सेल के समान कार्य करता है, और द्वितीयक सेल आपको पता ही है कि ये इसका जो कार्य है, ये कार्य किस रूप में होगा? उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में कार्य हो रहा है तो उसे हम द्वितीयक सेल कहते हैं। तो ये उत्क्रमणीय क्रियाविधि होती है, इसमें उत्क्रमणीय क्रियाविधि इसमें होती है, जिसमें अभिकारक क्रिया करके क्रियाफल का निर्माण करेगा और क्रियाफल क्रिया करके, मतलब इसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। इसे हम इस सेल को, जिसको हम निकिल, इसका एक उदाहरण है निकिल कैडमियम संग्राहक सेल, इसे हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो इस आधार पर यदि हम देखें निकिल कैडमियम सेल के लिए, तो इसमें भी सेल है, मतलब इसमें दो अर्ध सेल अभिक्रिया होगी, एक होगी एनोड में और दूसरी होगी कैथोड में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि एनोड है तो जैसा कि हमने इसके पहले भी बताया है, यदि एनोड है तो उसमें ऑक्सीकरण की क्रिया होगी। जैसे मान लीजिए एनोड के रूप में यहाँ पर हमने लिया है कैडमियम, और ये जो कैडमियम है, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो ईंधन ले रहे हैं, ये ईंधन के रूप में यहाँ पर हमने KOH लिया है, कास्टिक पोटास लिया है, इसका वियोजन होगा और इसके फलस्वरूप K+ आयन और OH- आयन बनेंगे। तो यहाँ पर जो कैडमियम धातु है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड के रूप में है, तो इसका ऑक्सीकरण होगा और ऑक्सीकरण के बाद ये जो कैडमियम है OH आयन के द्वारा इसका ऑक्सीकरण होगा। तो यहाँ पर जो कैडमियम है ये हाइड्रोक्साइड आयन के साथ क्रिया करेगा और ये बना लेगा CdOH का होल ट्वाइस और +2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो कैडमियम है इसका ऑक्सीकरण हो रहा है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ऑक्सीकरण की क्रिया, क्योंकि ये अर्ध सेल अभिक्रिया है, तो यहाँ पर आपकी ऑक्सीकरण की क्रिया। अब दूसरी, चूंकि एक एनोड है तो दूसरा यहाँ पर कैथोड होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कैथोड, और ये कैथोड में क्या होगा? अब चयन की क्रिया होगी, जैसा कि हम इसके पहले भी आपको बता चुके हैं कि सेल है, मतलब इसमें दो अर्ध सेल अभिक्रिया होगी। एक अर्ध सेल अभिक्रिया एनोड में होती है और दूसरी अर्ध सेल अभिक्रिया कैथोड में होती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो कैथोड है, इसमें जो धातु हमको लेनी है ये है निकिल ऑक्साइड, Ni, यहाँ पर आप ले सकते हैं निकिल ऑक्साइड। तो ये जो निकिल ऑक्साइड है यहाँ कैथोड में होता है, और ये निकिल ऑक्साइड पानी के साथ क्रिया करता है, 2H2O, ये पानी के साथ क्रिया करेगा और कैडमियम के द्वारा मुक्त किए गए जो 2 इलेक्ट्रॉन है उसको ये ले लेता है। तो 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन, ठीक इसी तरह यहाँ पर भी क्रिया होगी और ये बन जाएगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हाइड्रोक्सी, यदि इसको हम जोड़ते हैं तो ये कितनी मात्रा में निर्मित हो जाएगा, यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर 2OH माइनस आयन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं NiOH का होल ट्वाइस, तो निकिल हाइड्रोक्साइड बनेगा और यहाँ पर 2OH आयन बनेंगे +2OH आयन।
इस प्रकार से। तो यहाँ पर आपने देखा कि कैडमियम का ऑक्सीकरण हो रहा है और निकिल का यहाँ पर अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी इसमें आपको ये बताना है कि ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया, जैसे मैंने आपको बताया कि द्वितीयक सेल किस रूप में होता है, उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में होता है। तो यहाँ पर आपको चिन्ह एक नहीं बताना है बल्कि चिन्ह आपको दो बताना है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये डिस्चार्ज होगा और जो दूसरी अभिक्रिया है उसको आप कहेंगे चार्ज। जैसे ही यहाँ से कैडमियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और ये कैडमियम हाइड्रोक्साइड पुनः कैडमियम का निर्माण कर रहा है, मतलब ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में है। तो यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ जो एनोड में होने वाली जो अभिक्रिया है और कैथोड में होने वाली अभिक्रिया है, ये दोनों एक दूसरे में चेंज हो सकती है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर 2OH माइनस आयन है और यहाँ भी 2OH माइनस आयन है। तो इसको आप काट सकते हैं क्योंकि आपको पूर्ण सेल अभिक्रिया बतानी है। तो यहाँ पर आप देखिए कि निकिल कैडमियम संग्राहक सेल में, संग्राहक सेल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इसको हम पुनः पुनः चार्ज कर सकते हैं, पुनः पुनः आवेशित कर सकते हैं। तो एक पूर्ण सेल अभिक्रिया यहाँ पर इसमें हम दे सकते हैं और ये पूर्ण सेल अभिक्रिया में यहाँ 2OH माइनस, इसको आप काट दीजिए। ठीक इसी तरह यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस है, इसे भी आप काट देंगे। तो यहाँ पर जो चीज़ें आपको बची हुई दिखाई दे रही हैं, तो इसमें सबसे पहला यहाँ होगा कैडमियम। तो यदि हम इसको फिर यहाँ पर विस्तार से यदि लिखें तो इसे हम इस प्रकार लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ लिखिए आप पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो यहाँ पर लिखेंगे आप पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो पूर्ण सेल अभिक्रिया में जो चीज़ें आपको यहाँ पर दोनों में बची हुई दिखाई दे रही है उसे आप यहाँ पर टोटल करके लिखेंगे। तो यहाँ पर आपको कैडमियम लिखने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप डायरेक्ट वहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखिए कैडमियम बचा है और निकिल ऑक्साइड बचा है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे Cd प्लस निकिल ऑक्साइड NiO2 प्लस 2H2O। उसके बाद आप लिखेंगे एरो। यहाँ पर एरो कैसा होगा, उत्क्रमणीय अभिक्रिया वाला होगा। और यहाँ पर आप देखिए क्या बन रहा है, एक तो कैडमियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है और दूसरा निकिल हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर आप लिखेंगे NiOH ट्वाइस और CdOH ट्वाइस। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर एनोड में जो क्रिया हो रही है वो कैडमियम के ऑक्सीकरण की है और यहाँ पर जो निकिल ऑक्साइड का अपचयन हो रहा है उसके फलस्वरूप यहाँ पर जो यौगिक बन रहा है वो निकिल हाइड्रोक्साइड है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि यहाँ पर जो दो सेल अभिक्रिया हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रिएक्शन आपको बतानी है उत्क्रमणीय, तो यहाँ पर चिन्ह आपको चेंज करना है। पूर्ण सेल अभिक्रिया में भी आपको जो अभिक्रिया है उसमें जो चिन्ह आपको लेना है या जो एरो का निशान है वो एरो का निशान किस दिशा में होगा, दोनों ओर होगा, मतलब अग्र अभिक्रिया और पश्च अभिक्रिया दोनों ही रूप में होगा। तो इस आधार पर आप देखिए कि यहाँ पर पूर्ण सेल अभिक्रिया में निकिल हाइड्रोक्साइड और कैडमियम हाइड्रोक्साइड बना है। यहाँ पर इसके उपयोग के रूप में देखें इस सेल के लिए, तो यहाँ पर उपयोग यदि देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में कोई भी गैसीय उत्पाद नहीं निर्मित हो रहा है। जैसे कुछ अभिक्रियाओं में हम देखते हैं कि आगे मतलब पूर्ण अभिक्रिया होने के बाद कुछ गैसीय उत्पाद बच जाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही उत्पाद किस रूप में होते हैं, सॉलिड रूप में हमको प्राप्त होते हैं, दोनों ही सॉलिड रूप में प्राप्त है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोई गैसीय उत्पाद नहीं बनता, उत्पाद नहीं बनता। और यदि गैसीय उत्पाद नहीं बन रहा है तो उससे क्या होगा, इसका प्रदूषण नहीं होगा। तो इसमें इस सेल से प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण नहीं होता है। साथ साथ आप ये देखिए यहाँ पर यदि
तीसरे उपयोग की बात करें तो यहाँ पर ये जो अभिक्रिया है इसे हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए इसमें मौजूद जो ईंधन है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैडमियम धातु और निकिल ऑक्साइड एक ईंधन के रूप में मान के चलते हैं, क्योंकि इसका ऑक्सीकरण हो रहा है और इसका अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो भी प्रोडक्ट होंगे, जो भी उत्पाद बनेंगे वो और जो अभिकारक के रूप में मौजूद हैं ये आप सेल में चिपके ही रहते हैं, मतलब यहाँ से बाहर नहीं निकलते। इसमें आप बता सकते हैं कि जो उत्पाद है, उत्पाद सेल में ही मौजूद रहते हैं, निकलते नहीं, में ही मौजूद रहते हैं। सेल में ही मौजूद रहते हैं और जैसे ही हम इसको फिर से आवेशित करते हैं तो आवेशित करने से क्या होगा, फिर से आप इसको दोबारा उपयोग में ला सकते हैं। तो यहाँ पर हम बार बार इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक बार इसका मटेरियल ख़त्म हुआ, इसमें मौजूद जो ईंधन है वो यदि ख़त्म हो गया तो दोबारा इसमें हम ईंधन डालेंगे और ईंधन डालने के बाद इसको पुनः उपयोग कर सकते हैं। मतलब इसे हम पुनः आवेशित कर सकते हैं, पुनः आवेशित कर उपयोग में लाया जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक द्वितीयक सेल के समान व्यवहार कर रहा है। इसमें जो भी रिएक्शन के रूप में यदि हम देखें तो 2 अर्ध सेल आपको दिखाई दे रही है और ये 2 अर्ध सेल जो है पूर्ण अभिक्रिया के रूप में हमें ठोस अवस्था में प्राप्त होते हैं। इसे आप नोट कर लीजिए। इसे आपने नोट कर लिया होगा, जैसे कि हम मरकरी सेल और निकिल कैडमियम सेल के लिए बता रहे थे। अब एक तीसरा सेल है, क्योंकि यहाँ पर निकिल कैडमियम संग्राहक सेल एक द्वितीयक सेल है और द्वितीयक सेल को हम पुनः आवेशित करके उपयोग में ला सकते हैं और इसमें कोई भी गैसीय उत्पाद नहीं बनता। और जब गैसीय उत्पाद नहीं बनता है तो प्रदूषण के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक इसी तरह आप देखिए कि इसमें जो भी उत्पाद बनते हैं या जो अभिकारक के रूप में मौजूद रहते हैं वो उस सेल के अंदर ही चिपके रहते हैं, ताकि जैसे ही आप उसे आवेशित करें तो पुनः यह अभिक्रिया जो है लगातार कंटिन्यू हो सके। तो इस प्रकार से इसे पुनः आवेशित करके हम उपयोग में लाते हैं। लेकिन यदि हम इसके वज़न की बात करते हैं तो यह थोड़ा प्राथमिक सेल की अपेक्षा भारी होता है। और यदि हम यहाँ पर वोल्ट की या इसके दक्षता की बात करते हैं तो इसमें 1.3 वोल्ट 3-4 वोल्ट की दक्षता होती है। मतलब इसमें जो विद्युत ऊर्जा हमको प्राप्त होती है वो 1.34 वोल्ट के बराबर होती है। तो इस प्रकार से आप देखिए कि निकिल कैडमियम संग्राहक सेल काफ़ी महत्वपूर्ण है और एक द्वितीयक सेल के समान व्यवहार करता है। नेक्स्ट है तीसरा सेल है ईंधन सेल। ईंधन सेल यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है और ईंधन सेल का जो प्रयोग है ये अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया गया है। अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम में उपयोग। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो इसके लिए आप देखिए, इसमें हम एक सेल का चित्र बनाते हैं। जैसे सबसे पहले यहाँ पर आप देखिए एक संरचना आपको दिखाई दे रही है। ये एक पात्र है और ये जिंक का पात्र है, जिंक का पात्र है और यहाँ पर एक सरंध्री दीवार आपको दिखाई दे रही है। इस प्रकार से ये सरंध्री दीवार है जिसको बोलते हैं हम कॉपर का इलेक्ट्रोड। ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है, कॉपर का इलेक्ट्रोड
कॉपर की सरंध्री प्लेट। तो ये कॉपर का इलेक्ट्रोड के रूप में है और यहाँ पर आप देखिए इसके अंदर यहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करेंगे। हाइड्रोजन गैस यहाँ से हमको प्रोवाइड करना है और यहाँ पर आप देखिए जहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोवाइड करना है उसको हम कहते हैं एनोड। और जिस क्षेत्र में मतलब आपको दो कक्ष दिखाई दे रहे हैं, एक कक्ष ये दिखाई दे रहा है और दूसरा कक्ष ये दिखाई दे रहा है और इसमें आप देखिए जिंक का ये पात्र है और जिंक का पात्र के अंदर आपको दो कक्ष दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक कक्ष यहाँ पर जिसके द्वारा हाइड्रोजन गैस को प्रोवाइड किया जा रहा है और जो दूसरा कक्ष आपको दिखाई दे रहा है इसमें ऑक्सीजन गैस को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पर आप ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह से दो पात्र बन गए हैं, एक ऑक्सीजन गैस के लिए और दूसरा एक हाइड्रोजन गैस के लिए और दूसरा ऑक्सीजन गैस के लिए। और इसके अंदर हम यहाँ पर एक ईंधन लेते हैं और ये जो ईंधन है ये है KOH। KOH एक ईंधन के रूप में मौजूद रहता है या इसको हम कास्टिक पोटास कह सकते हैं। ये है कास्टिक पोटास। अब यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो हाइड्रोजन है इसका ऑक्सीकरण होगा और ये इस रूप में होगा। जैसे मान लीजिए हम इसको अभिक्रिया के रूप में देखें तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर दो अर्धशैल अभिक्रिया होगी, एक में हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण होगा और दूसरे में ऑक्सीजन का अपचयन होगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस है, यहाँ हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीकरण होगा और चूंकि आपको पता है कि जो KOH है यहाँ पर, ये KOH एक विद्युत अपघट्य है, इसे हम विद्युत अपघट्य कहते हैं। और विद्युत अपघट्य का कार्य क्या होता है आपको पता ही है कि विद्युत अपघट्य को यदि हम जलीय या पिघली अवस्था में घोले तो ये पूरी तरह से अपघटित हो जाता है, मतलब 100% ये अपघटित हो रहा है। और अपघटित होने के बाद इसमें से 100% पोटेशियम आयन होते हैं और 100% OH आयन होते हैं। तो यहाँ पर जो मौजूद हाइड्रोक्साइड आयन है ये हाइड्रोजन के साथ क्रिया करेगा, OH माइनस के आयन के रूप में क्रिया करेगा। और क्रिया करने के बाद आप देखिए कि ये जिसके फलस्वरूप यहाँ पर आप देखिए 2OH आयन होगा। ये 2OH आयन हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है और ये गैसीय अवस्था में है, तो इसमें आप बता सकते हैं कि ये गैसीय अवस्था है, ये क्रिया होगी और इसके फलस्वरूप यहाँ पर आप देखिए 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त होंगे। ये 2 इलेक्ट्रॉन क्यों मुक्त हो रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के द्वारा इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, जिसके फलस्वरूप ये बनेगा 2H2O। 2H2O बनेगा मतलब पानी का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस हाइड्रोक्साइड आयन जो कि कास्टिक पोटास के द्वारा त्यागे जा रहे हैं उसके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप यहाँ पर आप देखिए 2H2O का निर्माण होगा। और ये जो 2H2O है ये पुनः यहाँ पर जो दूसरी अभिक्रिया हो रही है, दूसरी अर्धशैल अभिक्रिया हो रही है, तो ये होगा एनोड में, यहाँ पर एनोड की क्रिया हो रही है और दूसरी कैथोड में अभिक्रिया हो रही है। तो जो कैथोड में अभिक्रिया होगी वो ऑक्सीजन गैस की होगी। तो यहाँ पर ऑक्सीजन गैस प्लस 2H2O, यहाँ पर ये जो पानी यहाँ पर प्राप्त हुआ है ये पानी के द्वारा, और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर हम सुविधा के अनुसार यहाँ पर इसे 2 से गुणा कर देते हैं, 2। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पर ये 2 है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन हो जाएगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 2 और 2 4 हो गए यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आप बताएंगे 4 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन। लेकिन यहाँ पर आप ये नहीं बताएंगे कि यहाँ पर उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो रही है, यहाँ पर सिर्फ सिंगल आपको एरो देना है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जहाँ कैथोड में अपचयन की क्रिया हो रही है तो ये H2O जो कि यहाँ पर मुक्त हुए H2O पानी को यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन के द्वारा ऑक्सीजन गैस से हम क्रिया कराएंगे। तो इसके फलस्वरूप
हमें 4 OH आयन की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर 2 अर्धसेल अभिक्रिया हो रही है, एक अर्धसेल एनोड में हो रही है और दूसरी अर्धसेल अभिक्रिया कैथोड में हो रही है। तो इस पूरी अभिक्रिया में आप देख सकते हैं कि यहाँ यदि हम देखें तो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 4 दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ 2 का इससे गुणा हो जाएगा तो 2 OH माइनस आयन होगा। तो यहाँ पर ये OH आयन और ये OH आयन कट जाएगा, क्योंकि टोटल हाइड्रोक्साइड आयन की संख्या यहाँ पर 4 हो गई। ठीक इसी तरह यहाँ पर आप देखेंगे जो 2H2O है, यहाँ एक 2H2O है, मतलब H2O के 2 अणु दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर आप देखिए 2 का इससे गुणा हो जाएगा तो 4 H2O हो गए, तो यहाँ पर एक H2O बचेगा। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं 2 H2O बच रहा है। तो यहाँ आप पूर्ण सेल अभिक्रिया लिखेंगे, पूर्ण सेल अभिक्रिया। पूर्ण सेल अभिक्रिया। तो पूर्ण सेल अभिक्रिया में आपको कौन कौन सी चीज़ें यहाँ दिखाई दे रही, कौन कौन से गैसीय अवस्था में दिखाई दे रहे हैं या ठोस अवस्था में दिखाई दे रहे हैं या लिक्विड अवस्था में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, इसको आप बताएंगे यहाँ पर। तो ये कट जाएगा, यहाँ पर कोई भी पानी का अणु नहीं होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन का एक मोल दिखाई दे रहा है, ये 2 से इसका गुणा हो जाएगा, ये बन जाएगा 2H2 प्लस O2, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का एक ही मोल है O2 के रूप में, क्योंकि ये गैसीय अवस्था में है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे 2H2 प्लस O2, और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ कितने दिखाई दे रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, और ये 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ मौजूद जो 2 इलेक्ट्रॉन है इस 2 के साथ इसका गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन भी कट हो चुके हैं। तो यहाँ पर बाकी क्या बन रहा है, पानी का निर्माण हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए कि जब हम सेल के रूप में देखें तो यहाँ पर जो ईंधन सेल है, यहाँ पर हमको पानी की प्राप्ति हो जाती है। और इस पानी का उपयोग आप जितने भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं, ये अंतरिक्ष यात्री जब इस सेल को लेकर जाते हैं और सेल को ले जाने के बाद इन 2 गैसों को इन 2 चैम्बर में भेजा जाता है। तो भेजने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आप देखिए 2 अभिक्रिया हो रही है। एनोड में ऑक्सीकरण की क्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण, और कैथोड में आप देखिए यहाँ पर अपचयन की क्रिया हो रही है। तो चूंकि सेल है तो 2 सेल अर्ध सेल अभिक्रिया हो रही है, तो ऑक्सीकरण अर्ध सेल अभिक्रिया और अपचयन अर्ध सेल अभिक्रिया। तो ऑक्सीकरण यहाँ पर हाइड्रोजन का हो रहा है, जो कि हम एनोड में रख रहे हैं, और जो कैथोड है इसको हम कैथोड कहते हैं। ये जो चैम्बर होगा, ये जो कक्ष होगा, उसे हम कैथोड चैम्बर कहते हैं। तो एनोड कक्ष और कैथोड कक्ष, एनोड कक्ष में हाइड्रोजन गैस जा रही है और कैथोड कक्ष में ऑक्सीजन गैस जा रही है। इसके फलस्वरूप आप देखेंगे यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इंटर करती है अंदर की ओर, और ये कास्टिक पोटास के साथ क्रिया कर लेती है। तो कास्टिक पोटास में मौजूद जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये हाइड्रोजन गैस के साथ क्रिया करेंगे, और क्रिया करने के बाद पानी का निर्माण हो जाता है। और ये पानी के बाद यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस आयन के निकलेंगे, और ये जो ऑक्सीजन गैस है जो कि ये दूसरे कक्ष में है, तो इस ऑक्सीजन गैस का इस पानी के द्वारा और 4 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा अपचयन की क्रिया हो जाएगी, जिसके फलस्वरूप 4 OH आयन बनेंगे। तो इस प्रकार से आप देखिए कि पूर्ण सेल जो अभिक्रिया है, इस सेल अभिक्रिया में पानी का निर्माण हो रहा है, और जो भी अंतरिक्ष यात्री होते हैं यहाँ पर पानी बन रहा है, क्योंकि जो भी अंतरिक्ष यात्री हैं उनको यदि अंतरिक्ष में पानी लेकर जाना है, क्योंकि जो पानी होता है वो सभी के लिए अत्यंत आवश्यक है। यदि पानी नहीं है तो किसी भी तरह से वो जीवित नहीं रह पाएंगे। तो अंतरिक्ष यात्री इस सेल को लेकर जाते हैं और इस सेल में अभिक्रिया करा करके इसके द्वारा पानी का निर्माण करते हैं, और पानी के निर्माण के द्वारा इसको उस अंतरिक्ष यात्रियों को पानी की पूर्ति हो जाती है और समय समय पर इसका उपयोग किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो अंतरिक्ष यात्री है यदि 11 दिनों के लिए यदि अंतरिक्ष में जा रहे हैं तो 11 दिनों के लिए जो भी ईंधन होगा, ये ईंधन 200 किलो का होगा, 200 केजी का, 200 केजी का होगा।
तो यहाँ पर आप देखिए जो 200 kg का यहाँ पर 11 दिनों के लिए ईंधन है, वो यदि हम पानी लेकर जाते हैं तो उस ईंधन से काफ़ी कम है, जो हमें वास्तविकता में यदि देखा जाए तो बहुत सुगम तरीके से हम पानी का निर्माण कर रहे हैं। और अंतरिक्ष यात्री इसी पानी का उपयोग जो है समय समय पर करते रहते हैं। जब भी उन्हें पानी की आवश्यकता होती है तो ईंधन सेल की सहायता से इस पानी का उपयोग अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जब अपोलो अंतरिक्ष कार्यक्रम हुआ था और जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में गए थे, उन्होंने इस सेल को लेकर गए और इस सेल के द्वारा पानी की उन्हें भरपाई हुई। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यदि हम उत्प्रेरक की बात करते हैं, जैसा हमको पता है कि जो पानी का निर्माण है, क्योंकि पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को मिलाने से होता है, लेकिन पानी यहाँ पर बगैर उत्प्रेरक के उत्पन्न नहीं हो सकता। तो इसके लिए आप देखेंगे यहाँ उत्प्रेरक के रूप में ये जो कार्बन इलेक्ट्रोड आपको दिखाई दे रहा है, सॉरी यहाँ कॉपर नहीं है, ये कार्बन है। कार्बन की सरंध्री प्लेट है और ये जो कार्बन की सरंध्री प्लेट है इसमें उत्प्रेरक उपयोग में लाया जाता है और ये जो उत्प्रेरक है ये प्लैटिनम उत्प्रेरक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे प्लैटिनम उत्प्रेरक का भी उपयोग किया जाता है, कभी सिल्वर का भी उपयोग किया जाता है और इसमें कैल्शियम ऑक्साइड में, मतलब कोई सा भी एक आप यूज़ कर सकते हैं उत्प्रेरक के रूप में। लेकिन अत्यंत प्रभावशाली के रूप में यदि देखा जाए तो प्लैटिनम उत्प्रेरक का उपयोग इस कार्बन की सरंध्री प्लेट के अंदर रखते हैं। तो जैसे ही सरंध्री प्लेट में कॉपर इलेक्ट्रोड, ये कार्बन की सरंध्री प्लेट के अंदर प्लैटिनम डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस की क्रिया होगी, जिसके फलस्वरूप पानी का निर्माण होगा। और ये जो पानी हमको प्राप्त हो रहा है ये अत्यंत शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से यदि हम देखें इसकी दक्षता के बारे में बात करें तो दक्षता तो इसकी 100% आनी चाहिए, लेकिन ये 100% ना आकर के 70% इसकी दक्षता होती है। तो 100% से ये घटकर 70% है, जो कि काफ़ी अधिक है। यदि हम किसी कार्बन का दहन करते हैं, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि जो कार्बन होता है यदि उसको जलाया जाए तो जलाने से, जैसा कि आपको मालूम है कि जल के द्वारा भाप बनाया जा रहा है और भाप इंजन का उपयोग प्राचीन काल में होता था। अभी भी कई जगह पर भाप इंजन के द्वारा गाड़ियों को चलाया जाता है, टरबाइन को चलाया जाता है। तो वहाँ पर जब हम कार्बन को जलाते हैं या कार्बन ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है तो उसकी जो दक्षता होती है वो सिर्फ 4% है, सिर्फ 4% है। लेकिन यहाँ पर हम इसकी दक्षता के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि ये एक छोटा सा एपरेटस है। यदि हम इसकी बात कर रहे हैं तो ये जो उपकरण आपको दिखाई दे रहा है ये बहुत छोटा सा है, लेकिन ये इतना उपयोगी है जो कि 70% दक्षता के रूप में उपयोगी हो रहा है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो परंपरागत जो चली आ रही दक्षता है या परंपरागत जो कार्यक्रम होते हैं जिसके द्वारा कार्बन का ईंधन किया जाता है, चाहे उससे भाप का निर्माण किया जाए या किसी भी रूप में कार्बन को यदि जलाया जा रहा है तो उसकी जो दक्षता होगी उसकी अपेक्षा जो वर्तमान में हमने जो सेल बनाया है उस सेल की जो दक्षता है वो उसकी अपेक्षा काफ़ी अधिक है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो ईंधन सेल है ये सेल इस प्रकार कार्य करता है कि हाइड्रोजन गैस जो गैसीय अवस्था में है, ऑक्सीजन गैस यह भी गैसीय अवस्था में है, लेकिन यहाँ पर जो हमको प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है, जो हमको उत्पाद प्राप्त हो रहा है, यह हमको किस रूप में प्राप्त हो रहा है? पानी के रूप में प्राप्त हो रहा है। और पानी बहुत उपयोगी है, किसी भी रूप में आप उपयोग करें, क्योंकि अंतरिक्ष में जाने के बाद आप बाहर से कुछ नहीं ले सकते। आपको जो भी उत्पन्न करना है आपको अपने पास मौजूद जो एपरेटस होगा उसी से ही आपको उस चीज़ को उत्पन्न करना है। क्योंकि यदि आपको अंतरिक्ष में जाना है तो आप कितने लीटर पानी लेकर जाएंगे? जनरली हम मान के चलते हैं हमें पानी की अत्यंत आवश्यकता होती है, क्योंकि हमें पाचन की क्रिया है या यदि हमें खाना बनाना है, यदि हमें कुछ काम करना है तो सभी चीज़ों के लिए हमें पानी की आवश्यकता होती है। और पानी को निर्मित करने के लिए या पानी को ले जाने के लिए उतने साधन नहीं होते। आप रॉकेट में कितना पानी लेकर जाएंगे? एक लिमिटेशन होती है कि आप एक लिमिट मात्रा में आप पानी लेकर जाएंगे, लेकिन आपको पानी की आवश्यकता तो हर दिन रहेगी। तो इसकी भरपाई के लिए ये सेल लेकर जाया जाता है जिसकी दक्षता 70% है और इसमें वही क्रियाएं होती है जो कि सेल में होती है। जैसा कि आपको पता है कि सेल में ऑक्सीकरण की क्रिया होगी और अपचयन की क्रिया होगी, और जब दो अर्ध सेल अभिक्रिया मिल जाती हैं, जैसे हमने आपको बताया था कि दो अर्ध सेल अभिक्रिया आपस में क्रिया करेंगी
और ये दो अर्धशैल अभिक्रिया कौन सी होगी? एक तो होगी एनोड की क्रिया जिसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे, तो यहाँ पर इसको हम ऑक्सीकरण कहेंगे। और जो दूसरी अर्धशैल अभिक्रिया है प्लस अर्धशैल अभिक्रिया, और ये जो अर्धशैल अभिक्रिया है इसको आप बोल सकते हैं कैथोड में, और ये कैथोड वाला क्या होगा? अपचयन होगा। अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन की क्रिया के द्वारा जो अभिक्रिया होती है उसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इस प्रकार से जो विद्युत रासायनिक सेल है वो सेल जो है यहाँ पर आप देखिए या व्यापारिक सेल की बात करते हैं, क्योंकि ईंधन सेल एक व्यापारिक सेल है और ये जो व्यापारिक सेल है इसका उपयोग ईंधन की सहायता से पानी का निर्माण करना है। और यहाँ पर भी दो अभिक्रियाएं हो रही हैं और यहाँ पर जो जिंक का पात्र है, ये जिंक का पात्र में दो सरंध्री प्लेट होती हैं कार्बन के इलेक्ट्रोड की और दो क्षेत्र होते हैं, एक एनोड कक्ष और दूसरा कैथोड कक्ष। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। यदि इसके उपयोग की बात करें तो ये काफ़ी उपयोगी है। यदि हम प्राथमिक सेल की बात करते हैं तो प्राथमिक सेल में आप देखेंगे अनुत्क्रमणी क्रिया होती है और एक बार उसे उपयोग करने के बाद आप दोबारा उसका उपयोग नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम द्वितीयक सेल की बात करें तो द्वितीयक सेल को एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि जो उत्क्रमणीय सेल होता है उसमें एक बार प्रोडक्ट आपने अभिकारक लिया, अभिकारक क्रिया करके उत्पाद बनाएगा, उत्पाद जो है पुनः क्रिया करेगा। जैसे कि हमने चार्ज किया बैटरी जो होती है उसको हम पुनः चार्ज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए ये जो सेल है इसका उपयोग अंतरिक्ष कार्यक्रम में किया जाता है। और यदि हम जिंक, कॉपर या निकिल कैडमियम सेल की बात करते हैं तो जो निकिल कैडमियम सेल है ये एक द्वितीयक सेल है जिसको हम पुनः आवेशित कर सकते हैं। लेकिन ईंधन में भी वैसा ही है कि जब तक ईंधन रहेगा तब तक ये क्रिया होगी और जैसे ही ईंधन खत्म हो जाता है ये क्रिया भी खत्म हो जाएगी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जो व्यापारिक सेल है, व्यापार में जिसका उपयोग हो रहा है, जिस सेल का उपयोग हो रहा है, जिसमें प्राथमिक सेल है और द्वितीयक सेल है और तीसरा जो सेल है ईंधन सेल, जिसमें अगर हम दक्षता की बात करें तो दक्षता सबसे ज़्यादा ईंधन सेल की होती है और यदि हम उससे कम की बात करें तो द्वितीयक सेल में उससे कम दक्षता होती है जो कि 1.4 होगी। और यदि हम मरकरी सेल या प्राथमिक सेल की बात करते हैं तो इसकी दक्षता 1.2 से 1.4 के बीच होती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो सेल है जिसमें दो सेल अभिक्रिया हो रही है और ये दो सेल अभिक्रिया एनोड और कैथोड में हो रही है, या ऑक्सीकरण और अपचयन के द्वारा हो रही है, जिससे एक पूर्ण सेल बन रहा है। और ये पूर्ण जो सेल है इसके द्वारा एक नया उत्पाद बन रहा है, नया क्रियाफल बन रहा है और ये नया क्रियाफल का उपयोग दिन ब दिन किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो सेल क्या है और इस सेल में प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल को हम कैसे भिन्नित कर सकते हैं। यदि हम इसमें अंतर देखना चाहें तो हम इसे आसानी से अंतर बता सकते हैं कि जो प्राथमिक सेल है इसे पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता और यदि हम द्वितीयक सेल की बात करें तो इसे पुनः आवेशित कर सकते हैं। ठीक इसी तरह आप ये बता सकते हैं कि जो प्राथमिक सेल है उसमें जो क्रिया होगी उसके लिए आप हमेशा उसे अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में बता सकते हैं और यदि हम द्वितीयक सेल के बारे में कहें तो उसे हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया के रूप में देख सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि प्राथमिक और द्वितीयक सेल क्या है, इसकी क्रियाविधि कैसी होती है, इसकी दक्षता क्या है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे का हम आपको अगले पीरियड में बताएंगे। थैंक यू।